जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और टॉपिक है कंजक्टिव रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट से पहले हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो आती हैं। जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल है एथिलीन ऑक्साइड। ये फर्स्ट डिकम्पोज करेगा एसिटल्डिहाइड में और फिर इससे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो हम इसमें कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट है ना, इट इज़ समवट लेस स्टेबल देन द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस वजह से ये सीक्वेंस में एक प्रोडक्ट फिर उससे अगली प्रोडक्ट बनेगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कंजक्टिव रिएक्शंस का। अब इसमें जो हमारे पास टाइप है, देखें फर्स्ट ऑर्डर टाइप कंजक्टिव रिएक्शंस। तो इसमें यूरेनियम ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा, थोरियम में चेंज होगा और देन बाय रिमूविंग बीटा पार्टिकल इट इज़ चेंज इनटू प्रोटैक्टिनम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आ गई। फर्स्ट ऑर्डर आप जानते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। तो अब देखें इसमें हमारे पास एक रिएक्शन है ए, ये चेंज हो रहा है बी में, रेट कांस्टेंट K1 एंड देन इट इज़ चेंजिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट सी विद रेट कांस्टेंट K2। जब टाइम ज़ीरो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन A0, बी भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो। कुछ टाइम गुजरेगा तो ए मोल, ये बी और ये सी मोल बनेंगे। तो जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए है वो आप जानते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए विच डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन और मोल्स ऑफ ए लेफ्ट बिहाइंड। जितने मोल्स बाकी बचे होंगे K1 रेट कांस्टेंट इनटू ए। अब उसी तरीके से आप इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करें, इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, तो ये आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू K1T प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्योंकि हम ये ए के लिहाज से ले रहे हैं, इस वजह से इसके साथ ये नेगेटिव का साइन। जब टाइम ज़ीरो तो उस वक़्त ए की अमाउंट A0, तो यहाँ से आप A0 इसमें प्लेस करें और सी की वैल्यू इस अबव इक्वेशन में प्लेस कर दें। तो ये आपके पास बनेगा नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू K1T माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A0। ये उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसको कॉमन लॉग में लिखेंगे तो A0 ओवर ए इज़ इक्वल टू K1T। तो देखें ये हमारे पास उसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जो स्लोप है वो K1 के इक्वल होगी। यूनिट्स ऑफ जो K हैं वो आपके पास पर सेकंड, बिल्कुल वही जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा। सिमिलरली हाफ लाइफ पीरियड भी सेम रहेगी 0.693 ओवर K1। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ A0 ओवर ए, यही इक्वेशन दोबारा लिखी। अगर इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका जो है ना आप एंटी लॉग लें तो ये पावर में चला जाएगा। A0 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो A विल बी इक्वल टू A0 इंटू ई माइनस K1T। अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई ए की, जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना आगे इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो एट कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, A0 यानी जब टाइम ज़ीरो था उस वक़्त कंसंट्रेशन, और ये ई की पावर माइनस K1T एज सच आ गया। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमने कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो कि अहम पार्ट है। तो उसी तरह से जो नेट रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ बी है, ये इक्वल है नेट रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। अब देखें जो फार्मेशन है वो किससे बन रहा है, ए से, तो K1A, और जो कंजप्शन ऑफ बी है वो किस में आगे है, मतलब उसके लिए रिएक्टेंट क्या है, K2B। यानी देखें ना ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस रिएक्शन में ये बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, इसमें जा रहा है। तो इसके लिए कांस्टेंट K2 और इसके लिए कांस्टेंट K1। तो चेंज या नेट रेट हम यूँ लिख सकते हैं, चेंज इन बी ओवर टाइम इज इक्वल टू K1A रेट ऑफ फार्मेशन माइनस रेट ऑफ कंजप्शन या डिसअपियरेंस। तो ए की वैल्यू वो ऊपर हमने पढ़ी है अभी, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आप प्लेस कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से ये माइनस का इस साइड पे आएगा तो प्लस का आएगा। अब ये जो एक इक्वेशन है ना,
ये है वेरिएबल नॉन सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम मैथ में एक फार्मूला या एक और इंटीग्रेशन की इक्वेशन के ज़रिए फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, जिसके मुताबिक डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें ये जो पी है ना, ये एक्स का फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो क्यू है ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन है, इससे मिलती हुई जुलती। ठीक है, ये बता रहा है कि ये इस तरह से इससे रिलेट कर रही है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको वो कहते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिटरमिन करेंगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई, जिसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो पी है ये K2 है। ठीक है, ये वाला, ये तो साथ फैक्टर, और ये वाला फैक्टर ये है, और जो Q है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको ज़रा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हम फाइंड करेंगे। T के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वल होगा K2 इंटू टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K2 इंटू टी। अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और एक दफ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, ये e की पावर K2t, e की पावर K2t, e की पावर K2t, बाकी सेम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया है, ये इस तरह की एक इक्वेशन थी। इसका सलूशन होता है कि हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें से मालूम करेंगे और फिर इस इक्वेशन को जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ये फैक्टर तो हमने ऐसा ही लिख लिया, इसको कॉमन में लिखा तो K2 माइनस K1 इंटू टी आ जाएगा। अब मैथमेटिकली ये वाला फैक्टर है K2b इंटू ई की पावर K2t प्लस ई K2t ओवर डी बी ओवर डी टी, ये इक्वल है डी चेंज b इंटू ई की पावर K2t ओवर डी टी। तो इसकी जगह हम ये प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डी टी है उसी तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट, ये बाकी फैक्टर सेम। इसकी जो सोल्यूशन है वो आप जानते हैं कि इसको एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे और पावर में जो कुछ है सिर्फ टी को छोड़ के उससे इसको डिवाइड करके लिख देंगे। ये इसका सोल्यूशन है इंटीग्रेशन का, यानी पावर वाली को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जिसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको छोड़ के। ठीक है, बाकी जो भी कुछ पावर में है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, K1 A0 ओवर K2 माइनस K1, इसको इधर लिख लिया, E K2 माइनस K1 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। अब जब टाइम ज़ीरो तो उस वक़्त x भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको प्लेस कर सकते हैं K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 इज़ इक्वल टू C। ठीक है, जो कंसंट्रेशन जिसकी हम कह रहे हैं B और C की, ये उसके हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू प्लेस कर दें, यानी C की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़ीरो, ये फैक्टर भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, x का मतलब प्रोडक्ट, और ये फैक्टर रह जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, किसी की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 होगा। ठीक है, अब ये C की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है, अब इस फैक्टर में से K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाकी ये बचा। अब क्या करें, इसको दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो e की पावर K1t इंटू ई की पावर K2t, ये माइनस का, ये प्लस का। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, e की पावर माइनस K1t इंटू ई की पावर माइनस K2t। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई b की। अब यहाँ से वो कहता है कि एक कंडीशन है कि वो टाइम जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट मैक्सिमम हो
उसको हम नाम देते हैं टी मैक्स का, और उस वक्त जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो अगर हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये तो कंडीशन उसने बताई, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बी ओवर डी टी K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 डी इंटू ई की पावर माइनस K1 टी ओवर डी टी माइनस डी इंटू ई की पावर माइनस K2 टी ओवर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या है आप जानते हैं, ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये इसे कट के ये शुरू में आ जाएगा, तो K2 इंटू ई की पावर माइनस K2 टी मैक्स, यानी उस वक्त टाइम जब कंसंट्रेशन का चेंज जो है ना वो ज़ीरो है, तो उसको हम नाम देंगे टी मैक्स का, ठीक है। जब इसको टाइम के लिहाज से आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें क्या किया है, पावर को हम सिर्फ शुरू में ले आए हैं, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस में, बाकी ई की पावर K2 टी चेंज हो जाएगा मैक्स में, ठीक है। सेम इसी तरह K1 शुरू में आ गया, ठीक है, माइनस साइन था तो इसलिए इसको इधर लिख लिया, बाकी ई की पावर माइनस K1 इंटू टी मैक्स। अब हमने अभी पढ़ा कि एट टी मैक्स चेंज जो है वो कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो ज़ीरो, तो K2 इंटू ई की पावर माइनस K2 टी मैक्स माइनस K1 ई माइनस K1 इंटू टी मैक्स। अब ये माइनस क्या उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कांस्टेंट्स को अलग कर लें, ठीक है, और यहाँ से इसको कॉमन में लिख लें, तो K1 माइनस K2 इंटू टी मैक्स इज़ इक्वल टू K1 ओवर K2। तो इसका उसी तरीके से नेचुरल लॉग लें तो ये नीचे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बेस, नेचुरल लॉग ऑफ K1 ओवर K2। तो टी मैक्स यहाँ से आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड 1 ओवर K1 माइनस K2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ K1 ओवर K2। तो ये आपके पास आ गई टी मैक्स की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ना, ये हम प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, वो जो ऊपर पड़ी थी, ठीक है। अब ये इक्वेशन 6 मैंने इधर मेंशन की, अब इसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपने इसकी वैल्यू ये प्लेस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारा फैक्टर सेम, तो उस वक़्त बी मैक्स हो जाएगा, यानी बी की कंसंट्रेशन, तो टी की वैल्यू ये आ गई ये वाली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ गई। अब इसको आप इधर कॉमन में इकट्ठा करके लिखें तो ये आपके पास K1 ओवर K2 माइनस K1, ये माइनस का था, इसको हमने चेंज कर लिया साइन, ठीक है। इसी तरह K2 ओवर K2 माइनस K1, यानी ये भी माइनस का था, तो इसको चेंज करके माइनस से ये K2 माइनस K1 कर लिया, नेचुरल लॉग ऑफ K1 ओवर K2 ये दोनों में सेम आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम इसको इकट्ठा लिखें, यानी जो उलट है, हमने पढ़ा था कि अगर पावर है और नेचुरल लॉग अप्लाई हो तो वो शुरू में आ जाती है, और अगर उसके उलट करें तो ऊपर चली जाएगी पावर में, ठीक है। ये काम किया कि उसको पावर में ले गए। अब ये नेचुरल लॉग इससे कैंसिल आउट होगा, और बाकी आपके पास टर्म क्या बनेगी, K1 ओवर K2, पावर उसी तरह से दोनों की पावर वैसे ही आ गई। यहाँ पे क्या किया, ऊपर K2 मैं ऐड भी करता हूँ और माइनस भी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। फ़र्क क्यों किया है, अब देखो यहाँ से हम K1 ओवर K2 जिसकी पावर K2 ओवर K2 माइनस K1 होगा, इसको हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, बाकी फैक्टर सेम आ गया। तो इधर क्या बचा, K1 ओवर K2 इंटू K1 माइनस K2, ये वाला K1 माइनस K2 ओवर K2 माइनस K1, इधर कुछ नहीं है तो इधर -1 आ गया, ठीक है। यानी इसी से में से ये वाला दोनों में से कॉमन निकाल लिया और बाकी फैक्टर ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अब बाकी इक्वेशन सेम है, इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी K1 माइनस K2 बनेगी, ये -1 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन फाइनल K1 ओवर इंटू A0 ओवर K2 माइनस K1, K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1, ठीक है। और यहाँ पे ये पावर, ठीक है, 1 आ जाएगा, पावर 1 ज़ीरो नहीं होगी, 1 इंटू -1। अब इसको एलसीएम लें तो ये आपके पास
K2 माइनस K1 ओवर K1 आ जाएगा। और यहाँ से बी मैक्स ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी ये आप K1 K2 माइनस K1 K2 माइनस K1, ठीक है। और बाकी आपके पास A0 इंटू K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ पी है, जो कि हम कंसेक्टिव रिएक्शन से हासिल करेंगे। अब यहीं से हम रिज़ल्ट निकालते हैं। इक्वेशन 6 जो हमने पढ़ी थी, ऊपर मार्क की थी, ये वो है, ठीक है। अब अगर हम ये सपोज करें कि K2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन K1, तो इसका मतलब K2 बहुत बड़ा है, तो माइनस में कोई चीज़ वैल्यू बड़ी हो तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपके पास बाकी इक्वेशन आ गई। अब ज़रा याद करें, वो ऊपर पहले हमने शुरू में इक्वेशन 1 पढ़ी थी, A इज़ इक्वल टू A0 इंटू ई माइनस K1T, तो ये आपके पास आ जाएगा A, इसकी जगह सिंपल A कर लिया। और ये B ओवर A, यानी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो K1 ओवर K2 माइनस K1। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम का। और अगर K2 मच लार्जर है देन K1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ही B बनेगा वो फ़ौरन से C में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो फ़ौरन से किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो फिर हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, यानी उस वक़्त हम इस इक्वेशन में ये जो है ये वाला फैक्टर तो इग्नोर हो ही रहा है, K1 भी हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, यानी इसमें K1 भी इग्नोर कर दिया हमने नीचे यहाँ पे, यानी K2 इतना बड़ा है कि उसमें से K1 माइनस भी हो जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से उसी तरीके से A0 इंटू ई की पावर माइनस K1T, ये A के इक्वल, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम का। फिर आगे चलें तो C की कंसंट्रेशन हमारे पास कैसे आएगी? अगर हम तीनों की कंसंट्रेशन को आपस में ऐड कर दें, यानी A प्लस बी प्लस C। अब A0 ये हमने मालूम किया हुआ है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन थी, और AB ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो यहाँ से इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और यहाँ से C की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों फैक्टर उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तीनों में A0 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लें। बाकी ये 1 माइनस ई माइनस K1T माइनस K1 ओवर K2 माइनस K1 इंटू ई माइनस K1T माइनस ई K2T, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको अलग-अलग लिख लें, ये अलग-अलग लिख लिया, ये माइनस माइनस था, यहाँ पे कौन सा साइन हो गया? प्लस का साइन जो है ना चेंज हो गया इसके साथ। तो अब यहाँ से देखें तो इस फैक्टर में e की पावर माइनस K1T कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लिया। बाकी यहाँ पे 1 रह गया प्लस K1 ओवर K2 माइनस K1, ये बाकी फैक्टर सेम आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये K2 माइनस K1 और ये ऊपर K2 माइनस K1 प्लस K1 बनेगा। तो यहाँ से ये K1 कैंसिल आउट, तो बाकी K2 ओवर K2 माइनस K1, ये फैक्टर सारा एस सेम आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी C की। और अगर हम ये सपोज़ करें कि K2 बहुत ज़्यादा है, जैसे भी हमने बात की, तो इसका मतलब है K2 में से K1 माइनस भी कर देंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली K2 के इक्वल रहेगा। और E इंटू पावर माइनस K2T ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0 के। तो उस वक़्त फिर जो C है इट इज़ इक्वल टू A0 1 माइनस ई की पावर माइनस K1T, और ये जो फैक्टर है ये सारा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें ये हमारे पास C की वैल्यू। फिर अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें, यानी हम ये कहें कि भाई नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B जो है वो 0 है, जो ही बना वो फ़ौरन से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में फ़ौरन से, तो इसको नाम देते हैं स्टेडी स्टेट। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर की काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो चेंज इन B विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0। तो यहाँ से ये वही इनिशियल वैल्यू K1A रिएक्टेंट माइनस K2B इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये वो शुरू वाली कंडीशन है, इक्वेशन को ध्यान में रखें। तो इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी और A की वैल्यू इसमें आप प्लेस कर दें। तो B विल बी इक्वल टू K1 A0 इंटू ई माइनस K1T
और इसी तरह जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा, चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ इक्वल टू K2B। बी की वैल्यू ये है, अभी आपने पढ़ी, तो इसको आप प्लेस कर दें, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, ठीक है, और इंटीग्रेट करें इसको। तो यहाँ से सी आपके पास आएगा K1A0, ये भी आपको बताया कि पावर में टी को छोड़ के बाकी जो कुछ है उससे इसको डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा A0, ये K1 कैंसिल हो गया, माइनस A0 e की पावर माइनस K1t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जब टाइम ज़ीरो तो उस वक्त c भी ज़ीरो होगा, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज़ इक्वल टू A0, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको पता ही, आपने यहाँ पे प्लेस करनी है। तो c इज़ इक्वल टू A0 माइनस A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t, और अगर A0 को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस K1t। तो ये हमारे पास है फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से देखें, ये हमें ग्राफ के ज़रिए बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए कम होगी और बी की बढ़ेगी। अब ज़रा गौर करें, बी एक स्टेज पे जाके मैक्सिमम होगा, जिसको हमने याद करें बी मैक्स का नाम दिया था, कि उस वक्त तक प्रोडक्ट नहीं बन रही। अब ज़रा गौर करें, ये देखें, सी तब तक नहीं बनी जब तक क्या नहीं हुआ, बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम। तो एक ख़ास पॉइंट पे पहुंचने के बाद बी मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे वो इसमें चेंज होना शुरू होगा तो वैसे वैसे बी की कंसंट्रेशन भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। तो ये फाइनल प्रोडक्ट, इसी वजह से तो देखिए हमने कहा था चेंज इन बी डी बी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हमने नाम दिया था टी मैक्स का, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा था कि उस वक्त तक कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो एज सच नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये देखें, बी मैक्सिमम होने के बाद फिर किस में कन्वर्ट होगा, सी में। तो इस तरह इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कंसेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है।